प्रागैतिहासिक काल में अपशिष्ट टीला मिदंत से मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? राजनीतिक व्यवस्था, भोजन, उपभोग की वस्तुएं एवं दैनिक जीवन, लिपि का विकास, सैन्य संगठन। करेक्ट आंसर इज भोजन, उपभोग की वस्तुएं एवं दैनिक जीवन। अपशिष्ट टीले में भोजन के अवशेष, हड्डियां, टूटे औजार आदि मिलते हैं, जिनसे मानव के दैनिक जीवन एवं भोजन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। 82। पुरापाषाण काल में हस्त कुठार हैंड एक्स का निर्माण मुख्यतः किस तकनीक से किया जाता था? द्विपार्श्वीय तराश तकनीक, बाइफेशियल फ्लेकिंग, ढलाई तकनीक, गलन तकनीक, चाक तकनीक। करेक्ट आंसर इज द्विपार्श्वीय तराश तकनीक, बाइफेशियल फ्लेकिंग। हस्तकुठार के दोनों ओर से फलक निकालकर उसे सममित आकार दिया जाता था, जिसे द्विपार्श्वीय तराश तकनीक कहते हैं। 83। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में सबसे अधिक किस विषय का चित्रण मिलता है? राजदरबार, शिकार एवं वन्य जीव, समुद्री व्यापार, कृषि कर संग्रह। करेक्ट आंसर इज शिकार एवं वन्य जीव। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में हिरण, बैल, बायसन, हाथी तथा शिकार के दृश्य सर्वाधिक मिलते हैं। 84। प्रायोगिक पुरातत्व एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई लिपि का निर्माण, प्राचीन तकनीकों को पुनः बनाकर उनकी कार्यप्रणाली समझना, सिक्कों का वर्गीकरण, राजाओं की वंशावली तैयार करना। करेक्ट आंसर इज प्राचीन तकनीकों को पुनः बनाकर उनकी कार्यप्रणाली समझना। प्रायोगिक पुरातत्व में प्राचीन औजारों एवं तकनीकों का पुनर्निर्माण कर उनके उपयोग और निर्माण विधि को समझा जाता है। 85। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजारों पर उपयोग से उत्पन्न घिसाव यूसवेयर का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? उनका बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए, उनके वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिए, उनका रंग निर्धारित करने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर इज उनके वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिए। औजारों पर बने सूक्ष्म घिसाव के चिन्हों से यह ज्ञात किया जाता है कि उनका उपयोग लकड़ी, हड्डी, चमड़ा या मांस काटने में हुआ था। 86। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी संख्या में जले हुए बीज मिलने का क्या संकेत मिलता है? धातु उद्योग, वनस्पति के उपयोग अथवा प्रारंभिक कृषि, मुद्रा निर्माण, लौह उत्पादन। करेक्ट आंसर इज वनस्पति के उपयोग अथवा प्रारंभिक कृषि। जले हुए बीज भोजन, अनाज के भंडारण तथा कृषि संबंधी गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। 87। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा निर्मित औजारों को प्राकृतिक रूप से टूटे पत्थरों से अलग पहचानने का प्रमुख आधार क्या है? उनका रंग, उन पर उद्देश्यपूर्ण तराश इंटेंशनल फ्लेकिंग के चिन्ह, उनका आकार बड़ा होना, उनका पानी में मिलना। करेक्ट आंसर इज उन पर उद्देश्यपूर्ण तराश इंटेंशनल फ्लेकिंग के चिन्ह। मानव निर्मित औजारों पर क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण फलक निकालने के स्पष्ट चिन्ह पाए जाते हैं। 88। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पादप पराग विश्लेषण पॉलन एनालिसिस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मानव अस्थियों की आयु ज्ञात करने के लिए, प्राचीन जलवायु एवं वनस्पति का पुनर्निर्माण करने के लिए, पत्थरों की कठोरता मापने के लिए, मृदभांडों का वर्गीकरण करने के लिए। करेक्ट आंसर इज प्राचीन जलवायु एवं वनस्पति का पुनर्निर्माण करने के लिए। परागकणों के अध्ययन से उस समय की वनस्पति, जलवायु एवं पर्यावरण का अनुमान लगाया जाता है। 89। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा नदी घाटियों के निकट निवास करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि वहां क्या उपलब्ध होता था? संगमरमर की खानें, औजार बनाने योग्य पत्थर एवं जल,
राजकीय सुरक्षा। विशाल मंदिर। करेक्ट आंसर इज औजार बनाने योग्य पत्थर एवं जल। नदी घाटियों में जल के साथ साथ क्वार्ट्जाइट, चट आदि पत्थर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिनसे औजार बनाए जाते थे। 90। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में सांस्कृतिक अनुक्रम, कल्चरल सीक्वेंस का क्या अर्थ है? राजाओं का शासन क्रम। एक क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों का समयानुसार विकास क्रम। धार्मिक अनुष्ठानों की सूची। मुद्राओं का क्रम। करेक्ट आंसर इज एक क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों का समयानुसार विकास क्रम। सांस्कृतिक अनुक्रम से किसी क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक चरणों के क्रमिक विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। 91। प्रागैतिहासिक काल में काल निर्धारण क्रोनोलॉजी की सापेक्ष रिलेटिव विधि का प्रमुख आधार क्या है? रेडियोकार्बन डेटिंग। मिट्टी की परतों एवं पुरावशेषों का क्रम। डीएनए विश्लेषण। उपग्रह चित्र। करेक्ट आंसर इज मिट्टी की परतों एवं पुरावशेषों का क्रम। सापेक्ष काल निर्धारण में यह बताया जाता है कि कौन सा अवशेष पहले और कौन सा बाद का है। इसके लिए मुख्यतः स्तर विज्ञान स्ट्रेटिग्राफी का उपयोग किया जाता है। 92। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित छेनी बरन का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता था? मिट्टी जोतने में, हड्डी, सींग एवं लकड़ी पर नक्काशी करने में, अनाज पीसने में, आग जलाने में। करेक्ट आंसर इज हड्डी, सींग एवं लकड़ी पर नक्काशी करने में। छेनी बरन का उपयोग मुख्यतः हड्डी, सींग तथा लकड़ी पर बारीक कार्य करने के लिए किया जाता था। 93। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में लाल रंग मुख्यतः किस प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता था? तांबा, लाल गेरू रेड ओकर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर इज लाल गेरू रेड ओकर। लाल गेरू हेमेटाइट को पीसकर शैल चित्रों के लिए लाल रंग तैयार किया जाता था। 94। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक औजार मुख्यतः लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता था? खुरचनी स्क्रेपर, कुल्हाड़ी सेल्ट, छेनी बरन, बेधक बोरा। करेक्ट आंसर इज कुल्हाड़ी सेल्ट। नवपाषाण काल की पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियां वृक्ष काटने एवं लकड़ी के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। 95। प्रागैतिहासिक काल में बेधक बोरा नामक औजार का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? छेद करने के लिए, मिट्टी जोतने के लिए, शिकार करने के लिए, अनाज पीसने के लिए। करेक्ट आंसर इज छेद करने के लिए। बेधक बोरा का उपयोग चमड़े, लकड़ी तथा हड्डी में छेद करने के लिए किया जाता था। 96। प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा पशुओं का अधिक चित्रण किस कारण माना जाता है? पशुओं का धार्मिक एवं आर्थिक महत्व अधिक था। मानव चित्र बनाना प्रतिबंधित था। मानव चित्र बनाना संभव नहीं था। रंगों का अभाव था। करेक्ट आंसर इस पशुओं का धार्मिक एवं आर्थिक महत्व अधिक था। पशु भोजन, शिकार तथा धार्मिक विश्वासों का प्रमुख आधार थे, इसलिए उनका चित्रण अधिक मिलता है। 97। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का सबसे बड़ा लाभ क्या था? वे लोहे से अधिक मजबूत थे। वे हल्के, नुकीले तथा आसानी से आकार दिए जा सकते थे। वे आग में नहीं जलते थे। वे पत्थर से अधिक सस्ते थे। करेक्ट आंसर इज वे हल्के, नुकीले तथा आसानी से आकार दिए जा सकते थे। हड्डी से बने औजार हल्के होते थे तथा उन्हें आसानी से नुकीला बनाकर मछली पकड़ने, सिलाई आदि में उपयोग किया जाता था। 98। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी मात्रा में मछलियों की हड्डियां मिलने से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? वहां धातु उद्योग था।
वहां मत्स्य आखेट फिशिंग महत्वपूर्ण जीविका था। वहां सिक्के बनाए जाते थे। वहां घोड़ों का पालन होता था। करेक्ट आंसर इज वहां मत्स्य आखेट फिशिंग महत्वपूर्ण जीविका था। मछलियों की हड्डियां इस बात का संकेत देती हैं कि उस क्षेत्र में मत्स्य आखेट भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। 99। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरा भूगोल पलियोजियोग्राफी का संबंध किससे है? प्राचीन व्यापार मार्गों से, प्राचीन भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन से, प्राचीन लिपियों से, प्राचीन सिक्कों से। करेक्ट आंसर इस प्राचीन भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन से। पुराभूगोल के माध्यम से प्राचीन नदियों, पर्वतों, जलवायु एवं प्राकृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। 100। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी संख्या में टूटे हुए पत्थर के फलक फ्लेक्स मिलने का क्या संकेत मिलता है? वहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे। वहां पत्थर के औजार बनाने का कार्य वर्कशॉप साइट होता था। वहां धातु गलाने का उद्योग था। वहां राजमहल स्थित था। करेक्ट आंसर इज वहां पत्थर के औजार बनाने का कार्य वर्कशॉप साइट होता था। यदि किसी स्थल पर बड़ी मात्रा में फलक, अधूरे औजार एवं पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, तो उसे औजार निर्माण कार्यशाला वर्कशॉप साइट माना जाता है। 101। प्रागैतिहासिक काल में अवशेष इकोफैक्ट शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मानव द्वारा निर्मित औजार, प्राकृतिक वस्तुएं जिनका उपयोग मानव ने किया हो, शिलालेख, धातु के सिक्के। करेक्ट आंसर इस प्राकृतिक वस्तुएं जिनका उपयोग मानव ने किया हो। इकोफैक्ट वे प्राकृतिक अवशेष होते हैं, जैसे बीज, पशु अस्थियां या लकड़ी, जिनका उपयोग मानव द्वारा किया गया हो। 102। प्रागैतिहासिक काल में पुराअवशेष आर्टिफैक्ट की पहचान का सबसे प्रमुख आधार क्या है? उसका रंग, मानव द्वारा उसमें किया गया परिवर्तन, उसका भार, उसका आकार बड़ा होना। करेक्ट आंसर इज मानव द्वारा उसमें किया गया परिवर्तन। पुराअवशेष आर्टिफैक्ट वह वस्तु है जिसे मानव ने जानबूझकर बनाया या संशोधित किया हो। 103। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्थल औजार निर्माण स्थल फैक्ट्री साइट कहलाता है? जहां केवल मानव कंकाल मिले हों, जहां बड़ी मात्रा में अधूरे औजार एवं पत्थर के टुकड़े मिले हों, जहां केवल शैलचित्र मिले हों, जहां केवल मिट्टी के बर्तन मिले हों। करेक्ट आंसर इज जहां बड़ी मात्रा में अधूरे औजार एवं पत्थर के टुकड़े मिले हों। जहां बड़ी संख्या में अधूरे औजार, फलक तथा पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, उसे औजार निर्माण स्थल माना जाता है। 104। प्रागैतिहासिक काल में आवासीय स्थल हैबिटेशन साइट की पहचान का प्रमुख आधार क्या है? केवल शिलालेख, आग के अवशेष, भोजन के अवशेष एवं औजार, केवल धातु की वस्तुएं, केवल सिक्के। करेक्ट आंसर इज आग के अवशेष, भोजन के अवशेष एवं औजार। आवासीय स्थलों से चूल्हों की राख, पशु अस्थियां, भोजन के अवशेष तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 105। प्रागैतिहासिक काल में चलायमान जीवन नोमैडिक लाइफ का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता, भोजन एवं जल की खोज, धार्मिक यात्राएं, व्यापारिक गतिविधियां। करेक्ट आंसर इज भोजन एवं जल की खोज। प्रारंभिक मानव भोजन एवं जल की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। 106। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पत्थर के अतिरिक्त किस प्राकृतिक पदार्थ का व्यापक उपयोग औजारों के हत्थे हैंडल बनाने में किया जाता था? प्लास्टिक, लकड़ी, एल्यूमीनियम, कांच। करेक्ट आंसर इज लकड़ी। लकड़ी का उपयोग भाले,
कुल्हाड़ी तथा अन्य औजारों के हत्थे बनाने में किया जाता था। 107 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पशुओं के सींग, हॉर्न का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता था? आभूषण एवं औजार बनाने के लिए, सिक्के ढालने के लिए, मिट्टी पकाने के लिए, ईंट बनाने के लिए। करेक्ट आंसर इज आभूषण एवं औजार बनाने के लिए। सींगों से सुई, नुकीले औजार, आभूषण तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थी। 108 प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन का प्रमुख कारण क्या था? कर वसूली, पशुओं के झुंड एवं भोजन की उपलब्धता, राजकीय आदेश, युद्ध अभ्यास। करेक्ट आंसर इस पशुओं के झुंड एवं भोजन की उपलब्धता। मानव मौसम के अनुसार शिकार, जल एवं वनस्पति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जाता था। 109 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाए गए औजारों पर चमक, पॉलिश आने का मुख्य कारण क्या होता है? रासायनिक रंग, लगातार उपयोग एवं घिसाई, धूप में रखने से, पानी में डुबोने से। करेक्ट आंसर इज लगातार उपयोग एवं घिसाई। नवपाषाण काल में औजारों को घिसकर चिकना किया जाता था तथा लगातार उपयोग से भी उन पर चमक आ जाती थी। 110 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल से बड़ी संख्या में चूल्हों, हाथ के अवशेष मिलने से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? वहां अस्थायी सैन्य शिविर था। वहां मानव का नियमित निवास एवं भोजन पकाने की गतिविधियां होती थी। वहां केवल धार्मिक अनुष्ठान होते थे। वहां धातु गलाने का कारखाना था। करेक्ट आंसर इज वहां मानव का नियमित निवास एवं भोजन पकाने की गतिविधियां होती थी। चूल्हों के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि उस स्थान पर मानव नियमित रूप से निवास करता था तथा भोजन पकाता था। 111 प्रागैतिहासिक काल में प्रहारक पत्थर, हैमरस्टोन का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? अनाज पीसने के लिए, पत्थर के औजार बनाने हेतु दूसरे पत्थर पर प्रहार करने के लिए, शिकार करने के लिए, आग जलाने के लिए। करेक्ट आंसर इस पत्थर के औजार बनाने हेतु दूसरे पत्थर पर प्रहार करने के लिए। प्रहारक पत्थर हैमरस्टोन का उपयोग कोर से फलक फ्लेक निकालकर औजार बनाने के लिए किया जाता था। 112 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा निर्मित हस्तकुठार, हैंड एक्स का सबसे प्रमुख उपयोग क्या था? लेखन कार्य, मांस काटना, लकड़ी चीरना एवं शिकार करना, मुद्रा निर्माण, कपड़ा बुनना। करेक्ट आंसर इज मांस काटना, लकड़ी चीरना एवं शिकार करना। हस्तकुठार बहुउद्देशीय औजार था जिसका उपयोग शिकार, मांस काटने तथा लकड़ी काटने में किया जाता था। 113 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल पर बड़ी मात्रा में राख, ऐश मिलने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट, आग जलाने एवं भोजन पकाने की गतिविधियां, धातु गलाने का उद्योग, ईंट निर्माण। करेक्ट आंसर इज आग जलाने एवं भोजन पकाने की गतिविधियां। राख के अवशेष सामान्यतः चूल्हों, अलाव तथा भोजन पकाने के प्रमाण माने जाते हैं। 114 प्रागैतिहासिक काल में चल उपकरण, पोर्टेबल आर्टिफैक्ट्स से क्या अभिप्राय है? स्थायी चट्टानें, ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, गुफाएं, नदी घाटियां। करेक्ट आंसर इज ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। औजार, आभूषण, हड्डी की सुई आदि चल उपकरणों के उदाहरण हैं। 115 प्रागैतिहासिक काल में पशुओं के दांतों, टीथ का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? मुद्रा बनाने में, आभूषण एवं लटकन, पेंडेंट बनाने में, हल बनाने में, ईंट बनाने में।
करेक्ट आंसर इज आभूषण एवं लटकन पेंडेंट बनाने में। पशुओं के दांतों से हार, लटकन एवं अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थी। 116 प्रागैतिहासिक काल में अस्थि सुई बोन नीडल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता था? शिकार करने के लिए, पशुओं की खाल एवं रेशों को सिलने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, अनाज पीसने के लिए। करेक्ट आंसर इस पशुओं की खाल एवं रेशों को सिलने के लिए। हड्डी की सुई से पशुओं की खाल, चमड़े एवं रेशों को जोड़कर वस्त्र तैयार किए जाते थे। 117 प्रागैतिहासिक काल में कच्चा माल स्रोत रॉ मटेरियल सोर्स की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजधानी का पता लगाना, ये जानना कि औजार बनाने का पत्थर कहाँ से लाया गया, मुद्रा निर्माण का स्थान ज्ञात करना, धार्मिक स्थल पहचानना। करेक्ट आंसर इज ये जानना कि औजार बनाने का पत्थर कहाँ से लाया गया। कच्चे पत्थर के स्रोत से प्रागैतिहासिक मानव की आवाजाही एवं संसाधनों के उपयोग का पता चलता है। 118 प्रागैतिहासिक काल में मौसमी शिविर सीजनल कैंप की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? स्थायी मकान, अल्पकालिक निवास के सीमित पुरातात्विक अवशेष, विशाल किलेबंदी, धातु उद्योग। करेक्ट आंसर इज अल्पकालिक निवास के सीमित पुरातात्विक अवशेष। मौसमी शिविरों में सीमित संख्या में औजार, चूल्हे एवं भोजन के अवशेष प्राप्त होते हैं। 119 प्रागैतिहासिक काल में शिकार के दौरान समूह में कार्य करने का सबसे बड़ा लाभ क्या था? कर संग्रह करना, बड़े एवं तेज पशुओं का सफलतापूर्वक शिकार करना, व्यापार करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। करेक्ट आंसर इज बड़े एवं तेज पशुओं का सफलतापूर्वक शिकार करना। सामूहिक शिकार से बड़े पशुओं को घेरना और उन पर नियंत्रण करना संभव हो पाता था। 120 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल से बड़ी संख्या में टूटे हुए पशु अस्थियों पर कटाव कट मार्क्स मिलने से क्या संकेत मिलता है? प्राकृतिक मृत्यु, मानव द्वारा मांस काटने एवं भोजन के रूप में उपयोग, बाढ़ का प्रभाव, भूकंप का प्रभाव। करेक्ट आंसर इज मानव द्वारा मांस काटने एवं भोजन के रूप में उपयोग। पशु अस्थियों पर पाए गए कटाव के निशान ये प्रमाणित करते हैं कि मानव ने उन्हें काटकर भोजन के रूप में उपयोग किया था। 121 प्रागैतिहासिक काल में कोर कौत से क्या अभिप्राय है? पत्थर का वह मूल टुकड़ा जिससे फलक फ्लेक्स निकालकर औजार बनाए जाते थे। पत्थर का तैयार औजार, मिट्टी का बर्तन, शिकार करने का हथियार। करेक्ट आंसर इस पत्थर का वह मूल टुकड़ा जिससे फलक फ्लेक्स निकालकर औजार बनाए जाते थे। कोर वह मूल पत्थर होता था जिस पर प्रहार करके फलक निकाले जाते थे और उनसे विभिन्न प्रकार के औजार तैयार किए जाते थे। 122 प्रागैतिहासिक काल में फलक फ्लेक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक रूप से टूटा पत्थर, कोर से प्रहार द्वारा निकाला गया पत्थर का टुकड़ा, घिसा हुआ पत्थर, धातु का औजार। करेक्ट आंसर इस कोर से प्रहार द्वारा निकाला गया पत्थर का टुकड़ा। फलक फ्लेक कोर से नियंत्रित प्रहार द्वारा निकाला गया पत्थर का टुकड़ा होता है जिससे अनेक औजार बनाए जाते थे। 123 प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित भाला नोक स्पीयर पॉइंट का प्रमुख उपयोग क्या था? मछली पकड़ना, बड़े पशुओं का शिकार करना, अनाज काटना, मिट्टी खोदना। करेक्ट आंसर इस बड़े पशुओं का शिकार करना। भाले की नोक को लकड़ी के डंडे से जोड़कर बड़े पशुओं के शिकार में प्रयोग किया जाता था। 124 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पशुओं की नसों सिन्यू का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता था? औजारों को हत्थे से बांधने एवं सिलाई करने में,
मुद्रा बनाने में, चित्र बनाने में, धातु गलाने में। करेक्ट आंसर इज औजारों को हत्थे से बांधने एवं सिलाई करने में। पशुओं की नसें मजबूत प्राकृतिक रेशे प्रदान करती थी, जिनसे औजार बांधे जाते थे और सिलाई भी की जाती थी। 125 प्रागैतिहासिक काल में चकमक पत्थर फ्लिंट की विशेषता क्या थी? ये बहुत मुलायम होता था। इससे तेज धार वाले औजार आसानी से बनाए जा सकते थे। ये केवल सजावट के लिए उपयोग होता था। यह पानी में घुल जाता था। करेक्ट आंसर इज इससे तेज धार वाले औजार आसानी से बनाए जा सकते थे। चकमक पत्थर फ्लिंट कठोर होने के साथ शंखाप कॉन्कोइडल टूटन देता है, जिससे अत्यंत धारदार औजार बनाए जा सकते हैं। 126 प्रागैतिहासिक काल में शंखाप टूटन कॉन्कोइडल फ्रैक्चर किस पदार्थ की प्रमुख विशेषता है? चूना पत्थर, चकमक पत्थर एवं क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी। करेक्ट आंसर इस चकमक पत्थर एवं क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थर। शंखाप टूटन वाले पत्थरों से नियंत्रित ढंग से फलक निकालना आसान होता है, इसलिए उनका उपयोग औजार निर्माण में किया जाता था। 127 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल पर बड़ी मात्रा में सीप शेल्फ मिलने से मुख्यतः क्या संकेत मिलता है? समुद्री अथवा नदीय संसाधनों के उपयोग का, लौह उद्योग का, ईंट निर्माण का, घुड़सवारी का। करेक्ट आंसर है समुद्री अथवा नदीय संसाधनों के उपयोग का। सीपों की अधिकता बताती है कि वहां रहने वाले लोग नदी, झील या समुद्र से भोजन एवं अन्य संसाधन प्राप्त करते थे। 128 प्रागैतिहासिक काल में पीसने का पत्थर ग्राइंडिंग स्टोन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता था? भाले की नोक बनाने में, बीज, कंदमूल एवं अनाज पीसने में, धातु गलाने में, आवास बनाने में। करेक्ट आंसर इज बीज, कंदमूल एवं अनाज पीसने में। पीसने वाले पत्थरों का उपयोग वनस्पति खाद्य पदार्थों तथा बाद में अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। 129 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा लकड़ी काटने के बाद उसे चिकना करने के लिए किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता था? रंदा एड्स, बेधक बोरा, छेनी बरन, भाला नोक स्पेयर पॉइंट। करेक्ट आंसर इज रंदा एड्स। रंदा एड्स एक ऐसा औजार था जिसका उपयोग लकड़ी की सतह को समतल एवं चिकना करने के लिए किया जाता था। 130 प्रागैतिहासिक काल में पुरास्थलों पर प्राप्त जली हुई मिट्टी बर्न्ड क्ले का प्रमुख महत्व क्या है? ये प्राकृतिक घटना का प्रमाण है। यह आग के नियंत्रित उपयोग, चूल्हों या आवासीय गतिविधियों का संकेत देती है। ये केवल बाढ़ का प्रमाण है। ये धातु उद्योग का निश्चित प्रमाण है। करेक्ट आंसर इज यह आग के नियंत्रित उपयोग, चूल्हों या आवासीय गतिविधियों का संकेत देती है। जली हुई मिट्टी से ज्ञात होता है कि उस स्थान पर आग का नियंत्रित उपयोग हुआ था, जैसे चूल्हा, आवास या अन्य घरेलू गतिविधियां। 131 प्रागैतिहासिक काल में कोर औजार कॉर टूल किसे कहा जाता है? कोर कॉट से फलक निकालने के बाद बचा हुआ पत्थर जिसे औजार के रूप में उपयोग किया गया हो। हड्डी से बना औजार, लकड़ी का औजार, धातु का औजार। करेक्ट आंसर इस कोर कॉट से फलक निकालने के बाद बचा हुआ पत्थर जिसे औजार के रूप में उपयोग किया गया हो। जब मूल पत्थर को ही तराशकर उपयोगी औजार बनाया जाता है, तो उसे कोर औजार कहा जाता है। 132 प्रागैतिहासिक काल में फलक औजार फ्लेक टूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसे धातु से बनाया जाता था। ये कोर से निकाले गए फलक फ्लेक को तराशकर बनाया जाता था। ये केवल लकड़ी का होता था। ये मिट्टी से बनाया जाता था।
करेक्ट आंसर इज ये कोर से निकाले गए फलक फ्लेक को तराशकर बनाया जाता था। फलक औजार हल्के, धारदार तथा अपेक्षाकृत अधिक सटीक कार्यों के लिए उपयुक्त होते थे। 133। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के औजारों के निर्माण में आघात बिंदु पॉइंट ऑफ परकशन का क्या महत्व था? यही वह स्थान होता था जहां प्रहार करके फलक निकाला जाता था। यही रंग लगाया जाता था। यही औजार रखा जाता था। यही उसे आग में तपाया जाता था। करेक्ट आंसर इज यही वह स्थान होता था जहां प्रहार करके फलक निकाला जाता था। आघात बिंदु पर सही दिशा में प्रहार करने से इच्छित आकार का फलक प्राप्त किया जा सकता था। 134। प्रागैतिहासिक काल में प्रतिघात शंकु बल्ब ऑफ परकशन का महत्व किस कारण है? ये धातु गलाने का प्रमाण है। ये सिद्ध करता है कि पत्थर पर मानव द्वारा नियंत्रित प्रहार किया गया था। ये प्राकृतिक अपर्दन का प्रमाण है। ये ज्वालामुखी क्रिया का प्रमाण है। करेक्ट आंसर इज ये सिद्ध करता है कि पत्थर पर मानव द्वारा नियंत्रित प्रहार किया गया था। प्रतिघात शंकु मानव द्वारा बनाए गए फलक की पहचान का महत्वपूर्ण पुरातात्विक संकेत माना जाता है। 135। प्रागैतिहासिक काल में दबाव तकनीक प्रेशर फ्लेकिंग का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? औजार की धार को अधिक तीक्ष्ण एवं परिष्कृत बनाने के लिए, पत्थर पिघलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए। करेक्ट आंसर इज औजार की धार को अधिक तीक्ष्ण एवं परिष्कृत बनाने के लिए। दबाव तकनीक द्वारा औजार के किनारों को अत्यंत बारीकी से तराशा जाता था। 136। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी संख्या में अधजले पशु अस्थि अवशेष मिलने से क्या संकेत मिलता है? मानव द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया, प्राकृतिक वनाग्नि, भूकंप, बाढ़। करेक्ट आंसर इज मानव द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया। अधजली हड्डियां इस बात का प्रमाण है कि मानव ने मांस को आग पर पकाकर खाया था। 137। प्रागैतिहासिक काल में अस्थायी शिविर टेम्पररी कैंप प्रायः किन स्थानों पर स्थापित किए जाते थे? जल स्रोतों एवं शिकार क्षेत्रों के निकट, ऊंचे दुर्गों के भीतर, समुद्री बंदरगाहों पर, राजधानी के मध्य। करेक्ट आंसर इज जल स्रोतों एवं शिकार क्षेत्रों के निकट। भोजन एवं जल की सुविधा के कारण अस्थायी शिविर प्रायः नदियों, झीलों या शिकार क्षेत्रों के निकट बनाए जाते थे। 138। प्रागैतिहासिक काल में उपयोगोत्तर मरम्मत टूल रेजुवेनेशन से क्या अभिप्राय है? टूटे हुए औजार को दोबारा तराशकर पुनः उपयोग योग्य बनाना, नया औजार खरीदना, औजार को रंगना, औजार को दफनाना। करेक्ट आंसर इस टूटे हुए औजार को दोबारा तराशकर पुनः उपयोग योग्य बनाना। पत्थर के औजारों को दोबारा धार देकर उनका पुनः उपयोग किया जाता था, जिससे संसाधनों की बचत होती थी। 139। प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल पर विभिन्न आकारों के पत्थर के फलक मिलने से मुख्यतः क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? वहां औजार निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं विद्यमान थीं। वहां केवल धार्मिक गतिविधियां होती थीं। वहां धातु उद्योग था। वहां राजमहल था। करेक्ट आंसर इज वहां औजार निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं विद्यमान थीं। छोटे बड़े फलक, अधूरे औजार एवं कोर मिलना औजार निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संकेत देता है। 140। प्रागैतिहासिक काल में पुरातत्वविद किसी पुरास्थल को बहुआवासीय स्थल मल्टी ऑक्यूपेशनल साइट कब मानते हैं? जब वहां केवल एक ही सांस्कृतिक परत मिले, जब विभिन्न कालों की अनेक सांस्कृतिक परतें एवं अवशेष प्राप्त हों, जब केवल शैलचित्र प्राप्त हों, जब केवल पशुओं की हड्डियां प्राप्त हों।
करेक्ट आंसर इज जब विभिन्न कालों की अनेक सांस्कृतिक परतें एवं अवशेष प्राप्त हों। यदि किसी स्थल पर अलग अलग कालों की परतों में मानव गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, तो उसे बहुआवासीय स्थल माना जाता है। 141 प्रागैतिहासिक काल में प्रहार मंच स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म का क्या अर्थ है? पत्थर का वह भाग जिस पर प्रहार करके फलक निकाला जाता है। शिकार करने का स्थान, गुफा का प्रवेश द्वार, आग जलाने का स्थान। करेक्ट आंसर इस पत्थर का वह भाग जिस पर प्रहार करके फलक निकाला जाता है। प्रहार मंच स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म वह सतह होती है जिस पर नियंत्रित प्रहार कर फलक फ्लेक निकाला जाता है। 142 प्रागैतिहासिक काल में द्वितीयक तराश सेकेंडरी रीटच का उद्देश्य क्या था? पत्थर का आकार बड़ा करना, औजार की धार को अधिक उपयोगी एवं मजबूत बनाना, पत्थर को रंगना, औजार को पिघलाना। करेक्ट आंसर इज औजार की धार को अधिक उपयोगी एवं मजबूत बनाना। प्रारंभिक आकार देने के बाद किनारों को पुनः तराश कर औजार को अधिक धारदार एवं उपयोगी बनाया जाता था। 143 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पशुओं के कंधे की हड्डी स्कैपुलर का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता था? मिट्टी खोदने या खुरचने के उपकरण के रूप में, मुद्रा बनाने में, धातु गलाने में, चित्र बनाने में। करेक्ट आंसर इज मिट्टी खोदने या खुरचने के उपकरण के रूप में। कई प्रागैतिहासिक स्थलों से कंधे की हड्डी से बने खोदने एवं खुरचने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। 144 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल से बड़ी संख्या में टूटी हुई गुठलियां नट शेल्स मिलने से क्या संकेत मिलता है? धातु उद्योग, फल एवं कठोर बीज मानव के भोजन का हिस्सा थे, गुणों का पालन, मुद्रा निर्माण। करेक्ट आंसर इस फल एवं कठोर बीज मानव के भोजन का हिस्सा थे। गुठलियां और बीज इस बात का प्रमाण है कि मानव जंगली फल एवं कठोर बीजों का भी भोजन के रूप में उपयोग करता था। 145 प्रागैतिहासिक काल में खनन स्थल क्वेरी साइट किसे कहा जाता है? जहां पत्थर निकालकर औजार बनाने हेतु कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जहां केवल शिकार किया जाता था, जहां केवल चित्र बनाए जाते थे, जहां केवल दफन संस्कार होते थे। करेक्ट आंसर इज जहां पत्थर निकालकर औजार बनाने हेतु कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। खनन स्थल वे स्थान थे जहां से क्वार्ट्जाइट, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्राप्त किए जाते थे। 146 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल पर बड़ी संख्या में टूटे हुए कोर कॉप मिलने का क्या अर्थ है? वहां औजार निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर होता था, वहां केवल धार्मिक गतिविधियां होती थी, वहां कृषि होती थी, वहां धातु उद्योग था। करेक्ट आंसर इज वहां औजार निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर होता था। अधिक संख्या में कोर मिलने से स्पष्ट होता है कि उस स्थान पर पत्थर के औजार बनाए जाते थे। 147 प्रागैतिहासिक काल में अनुवर्ती उपयोग रीयूज का क्या अर्थ है? किसी पुराने औजार को नया रूप देकर पुनः उपयोग करना, औजार को फेंक देना, औजार को दफनाना, औजार को बेच देना। करेक्ट आंसर इस किसी पुराने औजार को नया रूप देकर पुनः उपयोग करना। संसाधनों की कमी के कारण प्रागैतिहासिक मानव पुराने औजारों को पुनः तराश कर उपयोग करता था। 148 प्रागैतिहासिक काल में स्थलाकृतिक स्थिति टोपोग्राफिकल लोकेशन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इससे पुरास्थल के चयन के कारणों को समझा जा सकता है, इससे भाषा का विकास ज्ञात होता है, इससे राजाओं की जानकारी मिलती है, इससे मुद्रा प्रणाली ज्ञात होती है। करेक्ट आंसर इज इससे पुरास्थल के चयन के कारणों को समझा जा सकता है।
पुरास्थल की भौगोलिक स्थिति से जल, भोजन, सुरक्षा एवं संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। 149। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा छोटे आकार के पत्थर के औजार बनाने का प्रमुख लाभ क्या था? वे भारी होते थे। वे हल्के, तेज एवं संयुक्त औजारों में आसानी से लगाए जा सकते थे। वे केवल सजावट के लिए उपयोगी थे। वे पानी में तैरते थे। करेक्ट आंसर इज वे हल्के, तेज एवं संयुक्त औजारों में आसानी से लगाए जा सकते थे। छोटे पाषाण उपकरणों को लकड़ी या हड्डी के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी औजार बनाए जाते थे। 150। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर प्राप्त विभिन्न प्रकार के औजारों की विविधता टूल असेंबलेज मुख्यतः किस बात का संकेत देती है? वहां केवल धार्मिक गतिविधियां होती थीं। वहां मानव अनेक प्रकार की दैनिक एवं आर्थिक गतिविधियां करता था। वहां केवल शिकार होता था। वहां केवल पशुपालन होता था। करेक्ट आंसर इज वहां मानव अनेक प्रकार की दैनिक एवं आर्थिक गतिविधियां करता था। यदि किसी स्थल से काटने, खुरचने, छेद करने, पीसने आदि अनेक प्रकार के औजार मिलते हैं, तो यह विविध मानवीय गतिविधियों का प्रमाण माना जाता है। 151। प्रागैतिहासिक काल में अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मिट्टी की परतों एवं पुरास्थल की संरचना को समझने के लिए, प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, सिक्कों का वर्गीकरण करने के लिए, शिलालेख पढ़ने के लिए। करेक्ट आंसर इज मिट्टी की परतों एवं पुरास्थल की संरचना को समझने के लिए। उत्खनन के दौरान अनुप्रस्थ काट से विभिन्न सांस्कृतिक परतों तथा उनके क्रम का अध्ययन किया जाता है। 152। प्रागैतिहासिक काल में सांस्कृतिक निक्षेप कल्चरल डिपॉजिट से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक रूप से बनी मिट्टी की परत, मानव गतिविधियों से निर्मित अवशेषों का संचय, ज्वालामुखी राख, नदी द्वारा लाई गई बालू। करेक्ट आंसर इज मानव गतिविधियों से निर्मित अवशेषों का संचय। मानव द्वारा छोड़े गए औजार, राख, हड्डियां, चूल्हे एवं अन्य अवशेष मिलकर सांस्कृतिक निक्षेप बनाते हैं। 153। प्रागैतिहासिक काल में उत्खनन ग्रिड एक्सकवेशन ग्रिड का उपयोग क्यों किया जाता है? पुरावशेषों की सटीक स्थिति दर्ज करने के लिए, आग जलाने के लिए, पत्थर काटने के लिए, मिट्टी पकाने के लिए। करेक्ट आंसर इस पुरावशेषों की सटीक स्थिति दर्ज करने के लिए। ग्रिड प्रणाली से प्रत्येक पुरावशेष का स्थान वैज्ञानिक ढंग से दर्ज किया जाता है। 154। प्रागैतिहासिक काल में स्थानिक विश्लेषण स्पेशल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरावशेषों के फैलाव एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, भाषाओं का वर्गीकरण, राजाओं की सूची बनाना, धातुओं की शुद्धता जांचना। करेक्ट आंसर इस पुरावशेषों के फैलाव एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। स्थानिक विश्लेषण से यह समझा जाता है कि किसी पुरास्थल पर विभिन्न गतिविधियां कहां-कहां होती थी। 155। प्रागैतिहासिक काल में आधार शिविर बेस कैंप किसे कहा जाता है? ऐसा मुख्य निवास स्थल जहां से आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित होती थी। धार्मिक स्थल, खनन स्थल, दफन स्थल। करेक्ट आंसर इज ऐसा मुख्य निवास स्थल जहां से आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित होती थी। आधार शिविर वह प्रमुख निवास स्थान होता था जहां से शिकार, भोजन संग्रह एवं अन्य कार्य संचालित किए जाते थे। 156। प्रागैतिहासिक काल में विशेषीकृत स्थल स्पेशलाइज्ड साइट किसे कहा जाता है? जहां केवल एक विशेष प्रकार की गतिविधि के प्रमाण मिलते हों, जहां केवल राजमहल हो, जहां केवल गुफाएं हों, जहां केवल नदी बहती हो।
करेक्ट आंसर इज जहां केवल एक विशेष प्रकार की गतिविधि के प्रमाण मिलते हों, जैसे केवल शिकार, केवल औजार निर्माण या केवल दफन संस्कार से संबंधित स्थल विशेषीकृत स्थल कहलाते हैं। 157। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा लकड़ी के भालों की नोक को आग में तपाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसे रंगीन बनाना, उसे अधिक कठोर एवं टिकाऊ बनाना, उसे हल्का बनाना, उसे मोड़ना। करेक्ट आंसर इज उसे अधिक कठोर एवं टिकाऊ बनाना। लकड़ी को नियंत्रित रूप से गर्म करने पर उसकी नोक अधिक मजबूत एवं प्रभावी हो जाती थी। 158। प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र कैचमेंट एरिया का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ये जानने के लिए कि मानव को आसपास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध थे, राजधानी निर्धारित करने के लिए, मुद्रा निर्माण जानने के लिए, लिपि पढ़ने के लिए। करेक्ट आंसर इज ये जानने के लिए कि मानव को आसपास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध थे। कैचमेंट क्षेत्र के अध्ययन से जल, पत्थर, वनस्पति एवं शिकार की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। 159। प्रागैतिहासिक काल में गतिशीलता प्रतिरूप मोबिलिटी पैटर्न का अध्ययन किससे संबंधित है? मानव समूहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन, धातु निर्माण, शिलालेख लेखन, मुद्रा विनिमय। करेक्ट आंसर इज मानव समूहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। गतिशीलता प्रतिरूप से ज्ञात होता है कि मानव किन कारणों से और किन मार्गों से स्थान परिवर्तन करता था। 160। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल से बड़ी मात्रा में टूटे हुए पीसने वाले पत्थर ग्राइंडिंग स्टोन्स मिलने से मुख्यतः क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? वनस्पति खाद्य पदार्थों या अनाज के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का कार्य होता था। वहां केवल धार्मिक अनुष्ठान होते थे। वहां धातु उद्योग था। वहां केवल शिकार होता था। करेक्ट आंसर इज वनस्पति खाद्य पदार्थों या अनाज के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का कार्य होता था। पीसने वाले पत्थरों की अधिकता ये दर्शाती है कि उस स्थल पर बीज, कंदमूल अथवा अनाज को नियमित रूप से संसाधित किया जाता था। 161। प्रागैतिहासिक काल में जैव पुरातत्व बायोआर्कियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन मानव एवं पशुओं के जैविक अवशेषों का अध्ययन करना, धातुओं का विश्लेषण करना, शिलालेख पढ़ना, मुद्राओं का वर्गीकरण करना। करेक्ट आंसर इज प्राचीन मानव एवं पशुओं के जैविक अवशेषों का अध्ययन करना। जैव पुरातत्व के अंतर्गत मानव अस्थियों, पशु अवशेषों तथा अन्य जैविक साक्ष्यों का अध्ययन कर प्राचीन जीवन शैली का पुनर्निर्माण किया जाता है। 162। प्रागैतिहासिक काल में पशु अवशेष विज्ञान ज़ूऑर्कियोलॉजी मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? वनस्पति अवशेष, पशुओं की हड्डियां एवं अन्य अवशेष, मिट्टी की परतें, शैल चित्र। करेक्ट आंसर इस पशुओं की हड्डियां एवं अन्य अवशेष। पशु अवशेष विज्ञान से शिकार, पशुपालन तथा भोजन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। 163। प्रागैतिहासिक काल में वनस्पति अवशेष विज्ञान आर्कियोबॉटनी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राचीन वनस्पतियों एवं कृषि संबंधी साक्ष्यों का अध्ययन, पत्थर के औजारों का अध्ययन, मानव अस्थियों का अध्ययन, धातुओं का अध्ययन। करेक्ट आंसर इस प्राचीन वनस्पतियों एवं कृषि संबंधी साक्ष्यों का अध्ययन। आर्कियोबॉटनी के माध्यम से बीज, लकड़ी, परागकण एवं अन्य वनस्पति अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 164। प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी संख्या में जले हुए कंदमूल ट्यूबस मिलने से क्या संकेत मिलता है? कंदमूल भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थे। धातु उद्योग विकसित था। व्यापार होता था। गुणों का पालन होता था।
करेक्ट आंसर इस कंदमूल भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थे। जले हुए कंदमूल ये दर्शाते हैं कि उन्हें आग में पकाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। 165 प्रागैतिहासिक काल में जीवाश्म पराग फॉसल पॉलन का अध्ययन मुख्यतः किस लिए उपयोगी है? प्राचीन जलवायु एवं वनस्पति का अनुमान लगाने के लिए, धातु की आयु ज्ञात करने के लिए, मुद्राओं की पहचान करने के लिए, भाषा का विकास जानने के लिए। करेक्ट आंसर इस प्राचीन जलवायु एवं वनस्पति का अनुमान लगाने के लिए। जीवाश्म पराग के अध्ययन से उस समय की वनस्पति एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। 166 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पशुओं की खाल को सुरक्षित रखने के लिए खुरचनी स्क्रैपर का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? खाल से मांस एवं वसा हटाने के लिए, खाल को रंगने के लिए, खाल को जलाने के लिए, खाल को पीसने के लिए। करेक्ट आंसर इस खाल से मांस एवं वसा हटाने के लिए। खुरचनी द्वारा खाल की सफाई कर उसे वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए तैयार किया जाता था। 167 प्रागैतिहासिक काल में मौसमी संसाधन उपयोग सीजनल रिसोर्स यूज की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऋतु के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, केवल कृषि करना, केवल पशुपालन करना, केवल व्यापार करना। करेक्ट आंसर इस ऋतु के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। प्रागैतिहासिक मानव मौसम के अनुसार फल, कंदमूल, मछली एवं शिकार जैसे संसाधनों का उपयोग करता था। 168 प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक आश्रय रॉक शेल्टर को गुफा केव की तुलना में अधिक उपयोगी कब माना जाता था? जब वहां पर्याप्त प्रकाश एवं खुला वातावरण उपलब्ध हो, जब वहां धातु उद्योग हो, जब वहां किलेबंदी हो, जब वहां बंदरगाह हो। करेक्ट आंसर इज जब वहां पर्याप्त प्रकाश एवं खुला वातावरण उपलब्ध हो। शैलाश्रय रॉक शेल्टर में प्राकृतिक सुरक्षा के साथ पर्याप्त प्रकाश एवं वायु भी उपलब्ध रहती थी। 169 प्रागैतिहासिक काल में किसी स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न आयु के पशुओं की अस्थियां मिलने से मुख्यतः क्या संकेत मिलता है? दीर्घकाल तक शिकार अथवा पशुपालन संबंधी गतिविधियां होती रहीं। वहां केवल धार्मिक अनुष्ठान होते थे। वहां धातु उद्योग था। वहां मुद्रा निर्माण होता था। करेक्ट आंसर इस दीर्घकाल तक शिकार अथवा पशुपालन संबंधी गतिविधियां होती रहीं। विभिन्न आयु के पशुओं के अवशेष लंबे समय तक मानव गतिविधियों का संकेत देते हैं। 170 प्रागैतिहासिक काल में सूक्ष्म अवशेष विश्लेषण माइक्रो रिमेन एनालिसिस का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? औजारों एवं मिट्टी पर चिपके सूक्ष्म जैविक अवशेषों का अध्ययन करने के लिए, शिलालेख पढ़ने के लिए, धातु गलाने की तकनीक जानने के लिए, राजाओं की वंशावली तैयार करने के लिए। करेक्ट आंसर इज औजारों एवं मिट्टी पर चिपके सूक्ष्म जैविक अवशेषों का अध्ययन करने के लिए। सूक्ष्म अवशेष विश्लेषण से औजारों पर लगे स्टार्च कण, पौधों के अवशेष एवं अन्य सूक्ष्म साक्ष्यों के आधार पर उनके वास्तविक उपयोग का पता लगाया जाता है। 171 प्रागैतिहासिक काल में अस्थि भंग प्रतिरूप बोन फ्रैक्चर पैटर्न का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ये जानने के लिए कि हड्डियां मानव द्वारा तोड़ी गई थी या प्राकृतिक कारणों से, हड्डियों का रंग निर्धारित करने के लिए, पशुओं की प्रजाति बदलने के लिए, मिट्टी की आयु ज्ञात करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ये जानने के लिए कि हड्डियां मानव द्वारा तोड़ी गई थी या प्राकृतिक कारणों से। हड्डियों पर बने टूटने के चिन्हों से पता चलता है कि उन्हें मानव ने मज्जा मैरो निकालने या मांस काटने के लिए तोड़ा था अथवा वे प्राकृतिक रूप से टूटी थी। 172 प्रागैतिहासिक काल में मज्जा निष्कर्षण मैरो एक्सट्रैक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
हड्डियों से ईंधन बनाना, हड्डियों के भीतर उपस्थित पौष्टिक मज्जा प्राप्त करना, धातु गलाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। करेक्ट आंसर इज हड्डियों के भीतर उपस्थित पौष्टिक मज्जा प्राप्त करना। मज्जा ऊर्जा एवं वसा का महत्वपूर्ण स्रोत थी, इसलिए प्रागैतिहासिक मानव हड्डियां तोड़कर उसे प्राप्त करता था। 173 प्रागैतिहासिक काल में सिलिका चमक सिकल ग्लॉस का पाया जाना किस गतिविधि का संकेत माना जाता है? धातु निर्माण, घास अथवा अनाज की कटाई, मछली पकड़ना, शैलचित्र बनाना। करेक्ट आंसर इज घास अथवा अनाज की कटाई। पत्थर के धारदार औजारों पर उत्पन्न सिलिका चमक ये दर्शाती है कि उनका उपयोग घास या अनाज काटने में किया गया था। 174 प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक सीमेंट नेचुरल एडहेसिव के रूप में किस पदार्थ का उपयोग औजारों को हत्थे से जोड़ने के लिए किया जाता था? वृक्षों का राल ट्री रेजिन, चूना, नमक, रेत। करेक्ट आंसर इज वृक्षों का राल ट्री रेजिन। वृक्षों की राल रेजिन का उपयोग पत्थर के फलकों को लकड़ी या हड्डी के हत्थे से चिपकाने में किया जाता था। 175 प्रागैतिहासिक काल में मौसमी आखेट शिविर सीजनल हंटिंग कैंप की पहचान का प्रमुख आधार क्या है? एक ही प्रजाति के पशुओं के बड़ी संख्या में अवशेष, विशाल किलेबंदी, धातु की भट्टियां, शिलालेख। करेक्ट आंसर इज एक ही प्रजाति के पशुओं के बड़ी संख्या में अवशेष। यदि किसी स्थल से किसी एक पशु प्रजाति के अधिक अवशेष मिलते हैं तो उसे मौसमी आखेट शिविर माना जा सकता है। 176 प्रागैतिहासिक काल में अवशेष घनत्व आर्टिफैक्ट डेंसिटी का अधिक होना किस बात का संकेत देता है? उस स्थल पर मानवीय गतिविधियां अधिक थीं। वहां केवल प्राकृतिक घटनाएं हुई थीं। वहां समुद्र था। वहां कोई निवास नहीं था। करेक्ट आंसर इज उस स्थल पर मानवीय गतिविधियां अधिक थीं। अधिक संख्या में पुरावशेष मिलने से स्पष्ट होता है कि उस स्थान पर लंबे समय तक या बार बार मानव गतिविधियां हुई थी। 177 प्रागैतिहासिक काल में शिकार चयन प्रे सिलेक्शन का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? पशु अस्थियों की प्रजाति, आयु एवं संख्या, मिट्टी के रंग, शैलचित्रों की संख्या, नदी की चौड़ाई। करेक्ट आंसर इस पशु अस्थियों की प्रजाति, आयु एवं संख्या। पशुओं की आयु एवं प्रजाति का विश्लेषण कर यह जाना जाता है कि मानव किन पशुओं का अधिक शिकार करता था। 178 प्रागैतिहासिक काल में घर्षण पत्थर एब्रेडर का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता था? हड्डी, लकड़ी या पत्थर की सतह को घिसकर चिकना करने में, मछली पकड़ने में, आग जलाने में, अनाज बोने में। करेक्ट आंसर इज हड्डी, लकड़ी या पत्थर की सतह को घिसकर चिकना करने में। घर्षण पत्थर का उपयोग औजारों एवं अन्य वस्तुओं की सतह को समतल और चिकना बनाने के लिए किया जाता था। 179 प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल से बड़ी मात्रा में जलचर जीवों एक्वाटिक एनिमल्स के अवशेष मिलने से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? मानव की जीविका में नदी या झील के संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान था। वहां लौह उद्योग था। वहां राजकीय राजधानी थी। वहां केवल पशुपालन होता था। करेक्ट आंसर मानव की जीविका में नदी या झील के संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान था। मछली, कछुए, घोंघे आदि के अवशेष जल स्रोतों पर आधारित भोजन प्रणाली का संकेत देते हैं। 180 प्रागैतिहासिक काल में जीविका रणनीति सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी शब्द का संबंध किससे है? मानव द्वारा भोजन एवं अन्य आवश्यक संसाधन प्राप्त करने के तरीकों से, राजनीतिक संगठन से, मुद्रा प्रणाली से, लिपि विकास से।
करेक्ट आंसर अज मानव द्वारा भोजन एवं अन्य आवश्यक संसाधन प्राप्त करने के तरीकों से। जीविका रणनीति में शिकार, भोजन संग्रह, मत्स्य आखेट, कृषि तथा पशुपालन जैसी सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.